हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? एग्जाम धीरे धीरे पास आता जा रहा है और ये हमारी चल रही है प्रैक्टिस सीरीज। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारा सीडीपी का चैप्टर 1 चल रहा था, विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध। इसके हमने 30 क्वेश्चंस पहली वीडियो में कर चुके हैं और आज हम 30 नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें ये कॉन्सेप्ट और ये टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाएगा। इसमें कुछ असर्शन और रीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट्स एग्जाम में गलत कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं, कुछ ट्रिक्स भी इसमें देखेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकास की प्रक्रिया पूर्वानुमेय होती है। विकास की गति प्रत्येक बालक में समान होती है। देखिए, इस असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चंस को ध्यान से थोड़ा समझते हैं। ठीक है, देखिए पहला कथन क्या कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया परिवर्तनशील होती है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। विकास की प्रक्रिया जो है परिवर्तनशील होती है क्योंकि बच्चा जन्म से लेकर वयस्क होने तक लगातार शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और भावनात्मक रूप से बदलता रहता है। ठीक है, अब इसका दूसरा कथन देखेंगे। विकास की गति प्रत्येक बालक में समान होती है। ये गलत है। ये गलत है। विकास की जो गति है वो हर बच्चे में अलग होती है। कुछ बच्चे जल्दी बोलना चलना शुरू कर देते हैं और कुछ बच्चे थोड़ा समय लेते हैं। इसलिए क्या होता है, विकास की गति समान नहीं होती है, अलग होती है। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है और दो गलत है। तो दोनों सही हैं? जी नहीं। दोनों गलत हैं? जी नहीं। हमारा ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मान एक शिक्षक का मानना है कि यदि किसी बालक की मानसिक परिपक्वता पर्याप्त नहीं है तो अत्यधिक अभ्यास भी वांछित अधिगम नहीं करा सकता। ये विचार सर्वाधिक किस सिद्धांत का समर्थन करता है? व्यवहारवाद, परिपक्वता का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम या सूचना संसाधन का सिद्धांत? देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि किसी बालक की मानसिक परिपक्वता पर्याप्त नहीं है, अत्यधिक अभ्यास से भी वांछित अधिगम नहीं करा सकते। यानी अगर किसी बालक की मानसिक परिपक्वता समान नहीं है, यानी पर्याप्त नहीं है, वो मैच्योर नहीं है, तो उसे अभ्यास अगर बहुत ज्यादा देंगे तो भी हम अधिगम नहीं करा सकते। क्या ये सही है? देखिए, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी बच्चे को जो क्लास 1 में है, उसको आप अलजेब्रा पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है? तो उसे पढ़ाने के लिए आप उसे 100 टाइम्स अ, अभ्यास यानी प्रैक्टिस करने के लिए कहिए, लेकिन तो भी उस वो अलजेब्रा को अच्छे से नहीं सीख सकता। क्यों नहीं सीख सकता? क्योंकि उसके मस्तिष्क का जो विकास है वो अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। वह अभी मैच्योर नहीं है। यही बात इस क्वेश्चन में भी कही गई है कि सीखने के लिए सिर्फ अभ्यास ज़रूरी नहीं है, मतलब पूरा नहीं है कि अभ्यास करने से ही आप सीख जाएँगे, लेकिन मानसिक परिपक्वता भी ज़रूरी है। आपको उस कॉन्सेप्ट या टॉपिक को सीखने के लिए मैच्योर होना भी ज़रूरी है। तो ये किस सिद्धांत का समर्थन करता है, अब ये देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा व्यवहारवाद। देखिए, व्यवहारवाद क्या कहता है कि अभ्यास और पुनर्वलन, रेनफोर्समेंट से सीखना होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि केवल अभ्यास से काम चल जाएगा या नहीं चलेगा। इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, ये ऑप्शन क्या है, हमारा गलत है। ऑप्शन बी देखिए, परिपक्वता का सिद्धांत। इसमें ये सिद्धांत क्या कहता है कि सीखना तभी प्रभावी होगा जब बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से मैच्योर हो। इसलिए ये जो सिद्धांत है वो इस कथन की क्या कर रहा है, अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के संबंध में संबंध को सर्वाधिक वैज्ञानिक रूप से व्यक्त करता है? देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि विकास और अधिगम दोनों अलग-अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों का क्या है, आपस में संबंध। दोनों आपस में संबंधित हैं।
ये शब्द अलग हैं लेकिन क्या है आपस में संबंधित है। कैसे संबंधित है? ये देखिए विकास का क्या अर्थ होता है? विकास का क्या अर्थ होता है यहाँ देखते हैं हम। विकास का मतलब होता है कि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और भावनात्मक रूप से स्वयं में परिवर्तन कर रहे हैं, है ना? या आप में परिवर्तन हो रहा है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से। और अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का मतलब क्या होता है कि आप अनुभवों से, अपने अनुभवों से और अभ्यास से क्या कर रहे हैं? कोई भी कौशल सीख रहे हैं, है ना? कोई भी कौशल सीख रहे हैं या नया ज्ञान सीख रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। और ये परिवर्तन कैसा हो रहा है? स्थायी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है? अब देखते हैं हम ऑप्शंस को। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है कि विकास अधिगम का परिणाम है। तो देखिए ये पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विकास केवल सीखने से नहीं होता है। इसमें हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, मैच्योरिटी इन सब की भूमिका होती है। बी ऑप्शन देखिए, अधिगम विकास का परिणाम है। ये भी सही नहीं है क्योंकि विकास सीखने में मदद करता है, लेकिन सीखना केवल विकास का परिणाम नहीं है। यानी सीखना स्वयं भी विकास से या विकास को आगे बढ़ाता है। ऑप्शन सी देखिए, विकास और अधिगम परस्पर अन्योन्याश्रित प्रक्रियाएं हैं। ये हमारा सही उत्तर है। क्यों सही है? कि विकास इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है हमारे सी वाले ऑप्शन का? इसका मतलब देखिए कि इसका मतलब है कि विकास सीखने को प्रभावित करता है और सीखना विकास को प्रभावित करता है और ये एक दूसरे पर आश्रित है ना? विकास और अधिगम एक दूसरे पर क्या है? आश्रित है। तो देखिए, जैसे बच्चे का मानसिक विकास होता है तो वो नई-नई चीज़ों को सीखने के लिए तैयार होता है और जब वो नई चीज़ें सीखता है तो उसका बौद्धिक और सामाजिक विकास और ज़्यादा बढ़ता है। तो इसीलिए ये क्या है? आपस में कनेक्टेड है। और डी ऑप्शन विकास एवं अधिगम स्वतंत्र प्रक्रियाएं ये भी हमारा गलत है। नेक्स्ट, एक बालक 5 वर्ष की आयु में भाषा संबंधी कार्यों में उत्कृष्ट है, परंतु गणितीय अवधारणाओं में अपेक्षाकृत कमजोर है। ये स्थिति विकास की किस विशेषता को स्पष्ट करती है? देखिए, मान लीजिए एक 5 साल का बच्चा है, वह बहुत अच्छे तरीके से क्या करता है? बोलता है। 5 वर्ष का हमारा बच्चा है, बहुत अच्छे से बोल लेता है। बोलता है मतलब कहानी भी सुनाता है, कविताएं भी याद कर लेता है और नए-नए शब्दों को भी अच्छे तरीके से समझ लेता है। लेकिन उसको क्या है? गणित यानी जोड़ना, घटाना, संख्याएं इनको वो कनेक्ट करने में या इनसे कनेक्ट होने में थोड़ा-सा परेशानी महसूस कर रहा है। अब देखते हैं ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है? ये कौन-सी स्थिति है? देखिए, क्या होता है कि जो विकास होता है, वो हर क्षेत्र में एक जैसी गति से नहीं होता है। कभी क्या हो सकता है, कभी भाषा का विकास तेजी से होगा, है ना? और कभी गणितीय या तार्किक विकास तेजी से होगा। ज़रूरी नहीं कि ये दोनों ही तेजी से हों या दोनों ही साथ-साथ में चलते रहें। ये इनकी गति क्या होती है, अलग-अलग हो सकती है। तो अब देखिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए हमारा क्या कहता है? विकास एक समान होता है। तो ये गलत है, एक समान नहीं होता है। हर बच्चा हर विषय में समान रूप से अच्छा नहीं हो सकता। बी देखिए, विकास विभिन्न आयामों में विभिन्न गति से होता है। ये हमारा सही है। ये विकास विभिन्न आयामों में भिन्न-भिन्न गति से होता है। यानी कि विकास के आयाम जो हैं शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, इन सभी की गति समान नहीं होती है। कोई बच्चा भाषा में आगे हो सकता है और कोई गणित में हो सकता है, कोई खेलने में भी हो सकता है। और सी ऑप्शन देखिए आप, विकास केवल वातावरण पर निर्भर करता है, ये भी गलत है। विकास पूर्णतः आनुवांशिक होता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के सिद्धांतों के विरुद्ध है? देखिए, पहले ऑप्शन देखते हैं। हमें इनमें से क्या करना है कि जो विकास के सिद्धांत है उनकी इनमें से जो ऑप्शन सही से व्याख्या नहीं कर रहा है, जो यानी कि गलत है, उसको हमें करना है। तो ऑप्शन एक देखिए, विकास क्रमबद्ध होता है।
ये सही है। विकास क्या है? क्रमबद्ध तरीके से ही होता है। जैसे बच्चा पहले क्या करेगा? बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना, फिर उसके बाद चलना सीखेगा, फिर दौड़ना। तो ये क्या हो गया? एक क्रम में होगा। ये सब प्रक्रिया कैसे हुई? एक क्रम में। अब दूसरा देखिए, विकास सतत होता है। जी हाँ, विकास का जो सिद्धांत है वो कहता है कि विकास जन्म से होकर मृत्यु तक या जीवन भर चलता है। ये एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। सी ऑप्शन देखिए, विकास सभी व्यक्तियों में समान दर से होता है। नहीं, ये गलत है। विकास क्या है? हर बच्चे की विकास की जो गति है, वो समान नहीं होती। वो कैसी होती है? अलग-अलग होती है ना? जैसे कोई बच्चा 10 महीने में चलना शुरू कर देता है, कोई 14 महीने में चलना शुरू करता है, ये कोई 1.5 साल में चलता है। लेकिन विकास का क्या है? क्रम समान हो सकता है, लेकिन उसकी गति समान नहीं होती। तो ये विकास की जो कह सकते हैं सिद्धांत है, उनके विरुद्ध है सी। चौथा भी देख ले सकते हैं, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि बच्चा पहले क्या करेगा? सामान्य तरीके से पूरे हाथ से वस्तुएँ उठाने की या पकड़ने की कोशिश करेगा। फिर वो धीरे-धीरे उँगलियों को पकड़ेगा, फिर छोटी-छोटी चीज़ों को वो उँगलियों से पकड़ना स्टार्ट करेगा। यानी ये सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ये भी विकास का सिद्धांत है। नेक्स्ट, यदि किसी विद्यालय में सभी छात्रों को उनकी विकासात्मक तत्परता की उपेक्षा करते हुए समान गति से पढ़ाया जाता है, तो इसका सबसे संभावित परिणाम क्या होगा? देखिए, यदि किसी विद्यालय में सभी छात्रों को उनकी क्या, देखिए यहाँ पे नेगेटिव वर्ड्स को आप पकड़िए, विकासात्मक तत्परता की उपेक्षा करते हुए। उपेक्षा का मतलब ये देखिए, उपेक्षा करते हुए, यानी वो विकासात्मक तत्परता है उनकी, लेकिन हम उसकी क्या कर रहे हैं? उपेक्षा कर रहे हैं। उस समान गति से उन्हें पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा? क्या होगा अगर हम उपेक्षा करेंगे तो? देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि विकासात्मक तत्परता होती क्या है? यानी रेडीनेस। ये थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत हम कह सकते हैं कि जब बच्चा कोई नई चीज को सीखने के लिए मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक रूप से तैयार है या नहीं। अगर वह पूरी तरह से तैयार है, इसे लॉ ऑफ रेडीनेस बोलते हैं, तो ही वो चीजों को अच्छे तरीके से सीख पाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? तत्परता का सिद्धांत या विकासात्मक तत्परता कहेंगे। देखिए, अब सोचिए कि मान लीजिए एक पूरी क्लास है, उसमें 40 बच्चे हैं, ठीक है? हर बच्चे की क्या है? सीखने की क्षमता अलग होती है। कोई जल्दी समझता है, कोई धीरे समझता है। अब शिक्षक क्या कर रहा है? सबको एक ही गति और एक ही तरीके से पढ़ाएगा, तो क्या होगा? यानी वो विकासात्मक तत्परता की उपेक्षा करेगा, यानी इसके विरुद्ध जाकर या इसे अनदेखा करते हुए एक ही गति से सबको पढ़ाएगा, तो इसका क्या होगा? तो इसका सीधा-सीधा हमें पता चल रहा है कि इससे उनकी अधिगम की गुणवत्ता प्रभावित होगी, है ना? ऑप्शन ए देखिए, सभी छात्रों का समान विकास होगा। जी नहीं, सभी छात्रों का समान विकास नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए, अधिगम की गुणवत्ता में गिरावट आएगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उनके अधिगम या सीखने की जो गुणवत्ता है उसमें गिरावट आए। व्यक्तिगत भिन्नताएं समाप्त हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। विकास तीव्र हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? असर्शन को देख लेते हैं, यानी जो कथन है उसको देख लेते हैं। विकास की प्रक्रिया जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाती है। ये हमारा बिल्कुल सही बात है कि विकास की जो प्रक्रिया है वो जन्म से शुरू हो जाती है। तभी तो इसे वोम टू टोम कहते हैं, यानी कि जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु अवस्था तक चलती रहती है लगातार, ठीक है? तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। अब इसका रीजन देखिए, गर्भकालीन अनुभव विकास को प्रभावित करते हैं। ये कथन भी सही है कि देखिए, गर्भावस्था के दौरान क्या होता है? माँ का पोषण, स्वास्थ्य, उसका स्ट्रेस, उसकी मेडिसिन, ये सभी क्या करते हैं? बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है? अब देखते हैं इसके जो ऑप्शन है। देखिए, ए और
आर यानी असर्शन और रीजन दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। जी हाँ, ये आंसर हमारा सही है। ए और आर दोनों ही सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही की व्याख्या नहीं करता है। ये गलत है हमारा और ये तीनों ही क्वेश्चन हमारे गलत हैं क्योंकि हम इसे पहले ही ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। एक शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी वर्तमान क्षमता से थोड़ा कठिन कार्य देता है ताकि वह सहायता के माध्यम से सीख सके। ये दृष्टिकोण किस अवधारणा से संबंधित है? देखिए, शिक्षक क्या कर रहा है, वर्तमान क्षमता से थोड़ा अधिक कठिन कार्य दे रहा है और कह रहा है कि सहायता के माध्यम से ताकि बच्चा किसी की हेल्प से उसको कर सके। क्या कर रहा है वो? कि वर्तमान क्षमता जो बच्चे की है उससे थोड़ा-सा टफ यानी थोड़ा कठिन करके कार्य दे रहा है और सोच रहा है कि वो थोड़ी-सी हेल्प की मदद से वो काम को कर सके। ये क्या है? देखिए, मान लीजिए एक बच्चा अभी क्या कर रहा है कि 2 अंकों का जोड़ सीखा है, ठीक है? इनको, ये प्लस करना वो सीख चुका है, ठीक है? अब उसे टीचर क्या करता है 3 अंकों वाला प्लस एडिशन दे देता है उन्हें, ठीक है? अब क्या होता है कि बीच-बीच में टीचर क्या करेगा यहाँ से जब बच्चा ऐड करेगा तो उसे पता है कि ऐड कैसे करना है। जहाँ जब वो 2 को कैलकुलेट करता है तो यहाँ वो 3 को कैलकुलेट तो करेगा, लेकिन उसे थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो टीचर क्या करेगा साथ-साथ में उन्हें हिंट देता रहेगा, ठीक है? जिससे बच्चा क्या करे कि सीखे और एंड में क्या होगा फिर बच्चे को ये अच्छे से जोड़ना आ जाएगा यानी बच्चा सीख जाएगा थोड़ी-सी मदद से। तो देखिए, ये इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी वर्तमान क्षमता और संभावित क्षमता के बीच का क्षेत्र। यानी कि जो बच्चे को आता है और जो बच्चा सीखना चाहता है, उसके जो बीच का जो ये क्षेत्र है, बीच का हिस्सा जो उसे नहीं आता, जिसे वो हिंट की मदद से सीख रहा है, उसे क्या कहते हैं ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि यहाँ बच्चा किसी अनुभवी की सहायता ले लेगा और अपने कार्य को पूरी तरीके से कर लेगा। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन वृद्धि और विकास के बीच सूक्ष्म अंतर को व्यक्त करता है? देखिए, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? पहले हम दोनों को मीन्स समझते हैं, जो हम लगातार हर क्वेश्चन में लगभग देखते ही जा रहे हैं कि ग्रोथ का मतलब क्या हो सकता है? इसे अगर सिंपल लैंग्वेज में पूछें तो कितना बड़ा, यानी कि बच्चे में या किसी व्यक्ति में हम देखेंगे उसका आकार, लंबाई, वजन, यानी कि जो चीजें हम क्या कर पा रहे हैं, देखकर माप पा रहे हैं, वो क्या होगी? ग्रोथ होगी। और डेवलपमेंट में क्या होगा कि डेवलपमेंट में हम क्या देखेंगे कि विकसित कैसा हुआ, विकसित विकसित कैसा हुआ। ये हम किसमें देख रहे हैं? डेवलपमेंट में। विकसित कैसा हुआ यानी कि उसका इन्हें हम माप नहीं पा रहे हैं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक ये सभी प्रकार के परिवर्तन डेवलपमेंट में शामिल होते हैं। तो देखिए ऑप्शंस को देखिए, वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन है जबकि विकास केवल मानसिक परिवर्तन है। नहीं, क्योंकि विकास केवल मानसिक परिवर्तन तो नहीं है। विकास में शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी प्रकार के परिवर्तन शामिल हैं। तो ए हमारा रॉन्ग हो गया। तो बी को देखिए, वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, विकास गुणात्मक परिवर्तन है। सॉरी, विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तनों को समावित करता है। ये सही है। देखिए, वृद्धि मात्रात्मक है, जैसे वजन, लंबाई इन सबको आप क्या कर पा रहे हैं? माप पा रहे हैं। और विकास गुणात्मक है, क्योंकि इन्हें माप नहीं सकते। ठीक है? तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। सी भी नहीं, डी भी नहीं। नेक्स्ट, यदि किसी
बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष है, मानसिक आयु 8 वर्ष है, सामाजिक व्यवहार 12 वर्ष के स्तर का है, तो ये किस सिद्धांत की पुष्टि करता है? देखिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। यहाँ बात किसकी हो रही? एक ही बच्चे की, लेकिन उसके 3 स्तर बताए गए हैं विकास के। पहला उसका शारीरिक विकास, है ना? जिसमें उस 10 वर्ष है। दूसरा उसका मानसिक विकास कितना हुआ है? 8 वर्ष। और सामाजिक विकास या सामाजिक व्यवहार, जो मतलब व्यवहार के माध्यम से विकास के स्तरों की बात हो रही है, ये 12 वर्ष। ठीक है। अब सोचिए कि अगर विकास के हर क्षेत्र में एक समान होता, तीनों की क्या होनी चाहिए थी? आयु समान होनी चाहिए, यानी 10 वर्ष ही होनी चाहिए तीनों की भी। तो ऐसा तो नहीं है। यानी बच्चा शारीरिक रूप से अपनी आयु के अनुसार है, मानसिक रूप से थोड़ा पीछे है, जबकि सामाजिक रूप से अपनी आयु से थोड़ा आगे है। यानी कि उसका शारीरिक विकास 10 वर्ष है, तो उसका विकास सही हो रहा है। मानसिक विकास 8 वर्ष है, तो यानी कि थोड़ा पीछे है। और सामाजिक विकास 12 वर्ष, यानी कि वो थोड़ा आगे है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यही सिद्ध होता है कि जैसे हम देख रहे हैं कि विकास के जो आयाम होते हैं, उनकी जो गति है वो एक नहीं होती है। ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं। विकास सभी क्षेत्रों में समान गति से होता है। गलत है, क्योंकि प्रश्न में ही तीनों क्षेत्रों की आयु अलग अलग दी गई है ना? तो ये गति से कैसे होगा? जी नहीं। विकास के विभिन्न आयाम स्वतंत्र एवं असमान गति से विकसित हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये सारे ही आयाम देखिए, दो तीनों ही डिफरेंट तरीके से हैं और तीनों ही स्वतंत्र हैं। ठीक है। सी, केवल मानसिक विकास महत्वपूर्ण है? जी नहीं। केवल शारीरिक विकास वास्तविक विकास है? जी नहीं। नेक्स्ट, वीडियो को एंड तक देखिएगा। इन क्वेश्चंस को करने से आपको कॉन्सेप्ट को अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? सारा कुछ क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से, और एक टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11। एक शिक्षक का मानना है कि सभी 8 वर्षीय बच्चों को समान स्तर की संज्ञानात्मक गतिविधियां दी जानी चाहिए, क्योंकि उनकी आयु समान है। ये दृष्टिकोण किस कारण से त्रुटिपूर्ण है? क्वेश्चन ये बहुत अच्छे हैं और हर बार टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ना। तो देखिए, शिक्षक क्या सोच रहा है कि सभी बच्चों की उम्र कितनी है? 8 साल। इसलिए उनकी सोचने समझने की क्षमता भी समान होगी। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता। देखिए, जैसे मान लीजिए एक ही क्लास में 2 बच्चे हैं, दोनों की आयु कितनी हो गई? जैसे मान लीजिए क्लास 3rd, इसमें 2 बच्चे हुए और दोनों की आयु है 8 वर्ष। ठीक है, आयु 8 वर्ष है। लेकिन उन दोनों बच्चों में एक बच्चा गणित अच्छे से सीख रहा है, ठीक है, और दूसरा बच्चा भाषा में बहुत अच्छा है। तो दोनों की सीखने की गति और मानसिक विकास अलग अलग ही तो होगा, है ना? ये गणित अच्छे से सीख रहा है, ये भाषा अच्छे से सीख रहा है। तो यही कारण है कि समान आयु का अर्थ समान विकास तो नहीं हो सकता। अब ऑप्शंस को देखिए। ऑप्शन ए हमारा कह रहा है कि समान आयु का अर्थ समान विकासात्मक स्तर नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हमारे बच्चे की आयु समान है, तो उसके विकासात्मक स्तर समान नहीं हो सकते या नहीं होते हैं, ऐसा सामान्यतः देखा जाता है। सभी बच्चों की बुद्धि समान होती है? गलत। विकास केवल विद्यालय तक निर्भर है? नहीं। आयु विकास से कोई संबंध नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विकास और अधिगम के अंतःक्रियात्मक संबंध को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से स्पष्ट करता है? देखिए, पहले देखते हैं अंतःक्रियात्मक संबंध क्या होता है। इसका मतलब होता है विकास और अधिगम दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है। यानी पहले विकास सीखने की तैयारी करता है और फिर सीखना विकास को और आगे बढ़ाता है। यानी विकास में क्या होगा, आप तैयार होंगे सीखने के लिए और फिर धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर देंगे। अब ऑप्शंस को देखते हैं। बच्चा बड़ा होने पर स्वतंत्र पढ़ना सीख जाता है? ये गलत है। सिर्फ बड़ा होने से और पढ़ने से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, बड़े होने के बाद भी शिक्षक की, पुस्तकों की, अनुभव की आवश्यकता होती ही है। तो ये गलत। परिपक्वता भाषा सीखने की
तैयारी देता है, पर भाषा अनुभव एवं अभ्यास से विकसित होती है। ये बात तो सही है। अगर आप मैच्योर हैं तो आप रेडी होंगे भाषा सीखने के लिए, और भाषा अनुभव और अभ्यास से विकसित हो जाएगी। ठीक है, तो बस सी और डी देखने की हमें जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लेंदी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक बालक का शारीरिक विकास सामान्य है, परंतु संवेगात्मक विकास अपेक्षाकृत धीमा है। ये किस तथ्य को सिद्ध करता है? देखिए, यहाँ एक बच्चा क्या है, शारीरिक रूप से सामान्य है, यानी उसकी लंबाई, वजन और शरीर का विकास तो ठीक हुआ है, लेकिन संवेगात्मक विकास यानी उसकी भावनाओं का जो नियंत्रण है या दूसरों के साथ जो वो बिहेवियर करता है, उसमें वो थोड़ा सा धीमा है। तो ये क्यों हो रहा है? तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, ऑप्शंस में देखते हैं कि विकास केवल आनुवांशिकता से नियंत्रित होता है इसलिए नहीं। विकास पर आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी का नहीं, एनवायरनमेंट का भी असर पड़ता है ना, अनुभवों का भी असर पड़ेगा, पोषणों का भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमारा रॉन्ग आंसर। विकास की विभिन्न आयामों की गति भिन्न हो सकती है, ये तो सही है। विकास के देखो कई आयाम होते हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास, और इन सब की गति भिन्न होती है। हाँ, ये बात तो सही है। विकास सदैव समान गति से होता है? जी नहीं। शारीरिक विकास ही वास्तविक विकास है? जी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा असर्शन और रीजन वाला है, तो सब पहले देखते हैं असर्शन। प्रत्येक वृद्धि विकास का भाग हो सकती है, ये कथन तो ठीक है, क्योंकि ग्रोथ ग्रोथ का अभी हमने मीन्स क्या समझा था, इसमें क्या होता है कि मात्रात्मक परिवर्तन होता है, लंबाई, वजन, आकार, और विकास में क्या होता है, व्यापक परिवर्तन होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हर वृद्धि विकास का हिस्सा हो सकती है ना? ये बात तो सही है हमारी, तो यहाँ हम इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट पे देखते हैं, विकास में मात्रात्मक, गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। ये बात भी सही है। इसमें क्या है, मात्रात्मक यानी लंबाई, यानी ये ग्रोथ की ही बात हो रही है एक तरह से। जो मापने वाले परिवर्तन होते हैं वो गुणात्मक, यानी भाषा को सीखना, व्यवहार में परिवर्तन, सोचना, ये सब क्या है, ये विकास में शामिल होते हैं। तो यानी कि ये बात भी सही है। अब ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। जी हाँ, ए और आर दोनों ही सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है। नहीं, गलत है ये ऑप्शन। ए सही है, आर गलत है। जी नहीं, हमारे दोनों ही सही हैं। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि किसी बालक की सीखने की क्षमता उसकी विकासात्मक प्रथा से अधिक कठिन कार्य दिए जाने के कारण प्रभावित होती है, तो शिक्षक ने मुख्यतः किस सिद्धांत की अपेक्षा की है? देखिए, उसने क्या किया है, लॉ ऑफ रेडीनेस। ये हम पीछे के क्वेश्चन में भी देख चुके हैं कि यदि हम किसी बच्चे की सीखने की क्षमता उसकी विकासात्मक तत्परता से कठिन कार्य हम दे रहे हैं, तो ये किस चीज की हम उपेक्षा कर रहे हैं, ये विकासात्मक तत्परता यानी लॉ ऑफ रेडीनेस की उपेक्षा कर रहे हैं, या उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक कथन सबसे अधिक वैज्ञानिक माना जाएगा? अधिगम विकास को प्रभावित नहीं करता है। ये कथन तो गलत है, क्योंकि जब बच्चा नई चीजें सीखता है तो उसकी सोचने की क्षमता, भाषा, सामाजिक व्यवहार भी विकसित होता है। यानी अधिगम विकास को प्रभावित तो करता है, यानी जी हाँ, आंसर तो गलत है। ऑप्शन गलत है हमारा, ऑप्शन बी। विकास और अधिगम दोनों परिपक्वता एवं अनुभव की संयुक्त प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं। जी हाँ, ये आंसर हमारा सही है, ऑप्शन सही है। विकास और अधिगम दोनों परिपक्वता एवं अनुभव की संयुक्त प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं। विकास केवल जन्मजात होता है? जी नहीं। अधिगम केवल विद्यालय में होता है? जी नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक एक शिक्षक बच्चों की त्रुटियों को उनके विकासात्मक स्तर का संकेत मानता है, न कि केवल कमजोरी। ये दृष्टिकोण किस सिद्धांत से मेल खाता है? देखिए, इसका अर्थ है कि टीचर क्या समझ रहा है कि बच्चा गलती इसलिए नहीं कर रहा कि वह कमजोर है, बल्कि इसलिए कर रहा है क्योंकि विकास उसका अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। तो ये तो फिर टीचर क्या करेगा
कि उसे डांटने के बजाय वो समझता है कि उसके पढ़ने की क्षमता अभी विकसित नहीं हुई है। ऑप्शंस को देखते हैं। विकास क्रमिक एवं निर्माणात्मक प्रक्रिया है। जी हाँ, विकास धीरे धीरे होती है, चरणबद्ध तरीके से होती है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। त्रुटियां अनुशासनहीनता का परिणाम है। जी नहीं, अगर आप कोई गलती कर रहे हैं इसलिए आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते या तो ये गलत बात है। सभी त्रुटियां आलस्य के कारण होती हैं, ये भी नहीं। अधिगम केवल अभ्यास पर निर्भर करता है, ये भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वृद्धि का उदाहरण नहीं है? देखिए, पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए जो हम हर क्वेश्चन में लगभग देखते जा रहे हैं कि ग्रोथ में क्या है कि हम विकास को या डेवलपमेंट को हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, माप रहे हैं। ठीक है। और डेवलपमेंट में क्या है, हम सोचना समझना यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ये हम लास्ट क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। अब देखिए, ये कौन सी स्थिति है जब वृद्धि का उदाहरण नहीं है? वृद्धि का उदाहरण क्या क्या है इनमें से? लंबाई का बढ़ना वृद्धि का उदाहरण है, जी हाँ। वजन का बढ़ना वृद्धि का उदाहरण, जी हाँ। मांसपेशियों का आकार बढ़ना भी वृद्धि का उदाहरण। तार्किक तार्किक चिंतन का विकसित होना वृद्धि का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक बालक उपयुक्त वातावरण नहीं मिलता तो सबसे अधिक प्रभावित कौन सी प्रक्रिया होगी? देखिए, अगर किसी बच्चे को सही वातावरण नहीं मिल रहा है, यानी कि परिवार, विद्यालय, जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है, समाज है, तो वो क्या होगा उसका कि वो जैसे बहुत सी चीजें नहीं सीख पाएगा। क्या जैसे उसे पढ़ाई लिखाई नहीं मिलेगी, हो सकता है उसके विद्यालय ना भेजा जाए, उसका परिवार ऐसा हो, उसकी भाषा का विकास नहीं होगा, सामाजिक विकास नहीं होगा, ये सारी चीजें उसकी क्या होंगी, प्रभावित होंगी। तो ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए केवल परिपक्वता, ये गलत है। ऑप्शन बी केवल अनुमानसिकता, नहीं, उससे क्या होगा, उसका विकास और अधिगम दोनों ही प्रभावित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक कहता है बच्चे की वर्तमान उपलब्धि नहीं बल्कि संभावित क्षमता को पहचान कर शिक्षण करना चाहिए। यह कथन किस आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण के सबसे निकट है? देखिए, टीचर क्या कह रहा है, संभावित क्षमता यानी बच्चे में अभी क्या है, जो उसकी मैच्योरिटी है वो सही नहीं हुई है। यानी बच्चा अभी क्या कर सकता है, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण क्या है कि उसे उचित मार्गदर्शन और सहायता मिलने पर वो क्या कर सकता है। ये इस क्वेश्चन का सही जो कॉन्सेप्ट निकल कर आता है वो है। तो ये जो विचार है वो क्या होता है, निर्माणवाद और विशेष रूप से वाइगोत्स्की के जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब आंसर आंसर हमारा इसमें क्या है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। अ, विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास की प्रत्येक अवस्था पूर्ववर्ती अवस्था पर आधारित होती है। विकास केवल अवस्था पूर्णता स्वतंत्र होता है। पहला कथन। विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। दूसरा देखिए, विकास प्रत्येक अवस्था में पूर्ववर्ती अवस्था पर आधारित होता है, बिल्कुल सही। यानी बच्चा जब शिशु अवस्था में होता है, भाषा और मोटर स्किल्स को सही विकसित होंगे और आगे चलकर बच्चा पढ़ना लिखना और जो कठिन कार्य हैं वो आसानी से कर पाएगा, है ना। तो ऑप्शन हमारा ए केवल एक और दो सही है। ठीक है। नेक्स्ट। एक बालक में भाषा, संज्ञान, सामाजिक व्यवहार अपेक्षा से अधिक विकसित है, जबकि शारीरिक विकास औसत है। शिक्षक को शिक्षक को इसका क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? देखिए, ऑप्शन ए बालक का विकास, इससे वो निष्कर्ष क्या निकालेगा? ऑप्शन ए बालक का विकास असामान्य है, नहीं, क्योंकि सभी बच्चे को विकास एक जैसा नहीं होता, उनकी विकास की गति अलग अलग होती है। ऑप्शन बी विकास के सभी आयाम समान गति से नहीं बढ़ते, ये बात सही है। इसका निष्कर्ष यही निकलना चाहिए। बालक प्रतिभाशाली नहीं है, जी नहीं। शारीरिक विकास का कोई महत्व नहीं होता, जी नहीं। नेक्स्ट। असर्शन। हमारा असर्शन है विकास की प्रक्रिया सामान्य क्रम सभी बच्चों में समान होता है। तो ये कथन सही है। जैसे हर बच्चा पहले बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होना, उसके बाद चलना सीखेगा। अब रीजन देखिए, रीजन कहता है कि विकास की गति सभी बच्चों में समान होती है।
ये बात सही है। हम लगभग हर क्वेश्चन में ये देखते आ रहे हैं कि विकास की गति सभी बच्चों में समान नहीं होती है। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में सोचिए। ऑप्शन बी यानी असर्शन सही है और रीजन गलत है। नेक्स्ट, एक शिक्षक किसी छात्र की वर्तमान उपलब्धि की बजाय उसके सीखने की संभावनाओं का मूल्यांकन करता है। ये दृष्टिकोण किसके अधिक निकट है? देखिए इसमें क्या है, लर्निंग पोटेंशियल्स की बात की गई है, यानी सीखने की जो संभावना है उसकी बात की गई है। ठीक है, तो यानी एक शिक्षक क्या है, केवल ये नहीं देख रहा कि बच्चा आज क्या जानता है, बल्कि वो ये भी देख रहा है कि उसे सही से सहायता और मार्गदर्शन मिलेगा तो वो कितना आगे सीख सकता है। अब ऑप्शन देखिए, ये क्या है, स्थैतिक मूल्यांकन, जी नहीं। गतिशील मूल्यांकन, हाँ, गतिशील मूल्यांकन में शिक्षक बच्चे को संकेत देता है, मार्गदर्शन देता है। स्काई फोल्डिंग हम इसमें ऐड कर सकते हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सी भी नहीं, डी भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास की प्रिडिक्टेबिलिटी को सबसे सही रूप में व्यक्त करता है? प्रिडिक्टेबिलिटी यानी पूर्व अनुमान हम विकास का लगा सकते हैं या नहीं, इसमें से कौन सा कथन है जो सही है? ऑप्शन ए देखिए, प्रत्येक बच्चा बिल्कुल समान आयु में समान कार्य करेगा, जी नहीं। ऑप्शन बी देखिए, विकास का सामान्य क्रम ज्ञात होता है पर गति में व्यक्तिगत अंतर हो सकता है, ये कथन बिल्कुल सही है। विकास का जो सामान्य क्रम है वो उसका हम अनुमान लगा सकते हैं, पर उसकी गति में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। विकास का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, विकास केवल वातावरण पर निर्भर रहता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप इनको वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और सारे क्वेश्चंस को आप एक बार रिपीट भी देखिएगा, ताकि आपके ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको आगे कहीं से भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इससे बाहर क्वेश्चन तो आने ही नहीं वाले हैं। यदि एक शिक्षक बच्चों की विकासात्मक अवस्था की अनदेखी पर केवल पाठ्यक्रम पूरा करने पर ध्यान देता है, तो सबसे पहले इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देखिए, शिक्षक ये नहीं देख रहा कि बच्चा किस उम्र में है, वो उनकी मानसिक, भाषाई, संज्ञानात्मक क्षमता क्या है ये देख रहा है, और उसका उद्देश्य पूरा क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को पूरा करना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पढ़ाई तो होगी लेकिन सीखना, जो बच्चे सीखेंगे वो प्रभावी नहीं होगा, यानी सार्थक अधिगम जिसे हम कहते हैं वो नहीं होगा। ठीक है, इसमें विद्यालय का परिणाम प्रभावित होगा, पाठ्य पुस्तक की गुणवत्ता, शिक्षक का अनुभव, जी नहीं। इससे सार्थक जो अधिगम हो सकता है वो प्रभावित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 3 क्वेश्चन हमारे बाकी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विकास और अधिगम के संबंध का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? देखिए, विकास और अधिगम के संबंध का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन से हैं? ऑप्शन ए देखिए, परिपक्वता सीखने की क्षमता को तैयार करती है तथा अधिगम विकास को आगे बढ़ाता है। जी हाँ, सही है। विकास और अधिगम दोनों ही समानार्थी हैं, गलत है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन एक जैसे नहीं है। सी ऑप्शन, अधिगम केवल विद्यालय में होता है, गलत। डी ऑप्शन, विकास केवल जैविक प्रक्रिया है, ये भी गलत। नेक्स्ट, एक 6 वर्षीय बालक गणित में औसत है, भाषा में उत्कृष्ट है तथा सामाजिक रूप से अंतर्मुखी है, ये किस स्थिति या किस तथ्य का समर्थन करता है? तो देखिए, बच्चा क्या है, एक ही बच्चा है, उसकी 3 अलग-अलग जो स्तर बताए गए हैं। गणित में क्या है, औसत है, भाषा में क्या है, बहुत अच्छा है, उत्कृष्ट है, और सामाजिक रूप से वो क्या है, अंतर्मुखी है। यानी कि उसका जो विकास का जो स्तर है अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग है। ऑप्शन देखिए, विकास के सभी आयाम समान होते हैं, जी नहीं। विकास बहुआयामी एवं असमान गति से होने वाला है, जी हाँ। केवल भाषा विकास महत्वपूर्ण है, नहीं। सामाजिक विकास जन्मजात होता है, जी नहीं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन देखिए। असर्शन है परिपक्वता के बिन सॉरी असर्शन हमारा क्या है, अधिगम के लिए विकासात्मक तत्परता आवश्यक है, ये तो सही है क्योंकि लॉ ऑफ रेडीनेस हमने अभी पढ़ा था। और इसका रीजन देखिए, परिपक्वता के बिना सभी प्रकार का अधिगम समान रूप से संभव है, ये गलत है क्योंकि अगर आप परिपक्व नहीं होंगे, मैच्योर नहीं होंगे,
तो क्या होगा, आप सही तरीके से अधिगम नहीं कर पाएंगे या चीजों को नहीं सीख पाएंगे, यानी कि रीजन हमारा गलत है, असर्शन हमारा सही है। अब आंसर देखते हैं, असर्शन सही है और रीजन गलत है, यानी ए सही है और रीजन गलत है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, यदि कोई शिक्षक प्रत्येक छात्र की विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग शिक्षण रणनीतियां अपनाता है तो वह मुख्यतः किस सिद्धांत का पालन कर रहा है। देखिए, यहाँ शिक्षक क्या कर रहा है, सभी बच्चों को एक जैसा नहीं पढ़ा रहा है, बल्कि उनकी सभी को क्या कर रहा है, समान नहीं पढ़ा रहा है, बल्कि उनकी क्या है, क्षमता, रुचि और सीखने की गति और स्तर के अनुसार अलग अलग वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है, अलग अलग विधियां इस्तेमाल कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये बहुत अच्छा मतलब ये बहुत अच्छे तरीके की टीचिंग हो रही है, यहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। यानी यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखा जा रहा है, हर बच्चे की अलग अलग चीजों, अलग अलग जरूरतों का ध्यान रखा जा रहा है। तो ये क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत है। अनुकरण का दंड एवं पुरस्कार, मानसिक अनुशासन, तीनों ही ऑप्शन हमारे गलत है। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे खत्म होते हैं और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो भी यहाँ पर खत्म होता है। इसके अलावा आपको शायद कहीं और से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं हम 2 वीडियोस में कवर कर चुके हैं। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज या प्रैक्टिस को करने वाले हैं। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे जिसके हम इजी टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।